स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे अभ्यर्थी, हमारे एग्रीकल्चर के इच्छुक अभ्यर्थी जो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एमसीक्यू बैच से एनरोल हैं, जिन बच्चों के पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच रहा है वो बच्चे तत्काल नोटिफिकेशन को ज्वाइन करके लाइव आ जाएंगे हमारे साथ और रूबरू होकर के हम लोग एक दूसरे के बीच लाइव सेशन को चला पाएंगे और अच्छी तरीके से, भयंकर तरीके से हम लोग प्रहार करेंगे। जैसा कि हमारे बीच जुड़ चुके हैं किरण पवार, राधे राधे सर, जितेश कुमार मंतावत, मोहित वाजिया खाटू श्याम की धरती से, प्रमोद सरोरिया तारानगर चुरू से नमस्कार, पंकज, निशा मीना, अवतार, राजू, रजनी कुमारी, सुमन शर्मा, उत्पल, मोती रमन, ममता चौधरी, पंकज गोस्वामी, सरोज शर्मा, राहुल यादव, सभी फटाफट से लाइव आते रहेंगे और भयंकर तरीके से हम लोग अपने सेशन को बढ़ाएंगे। आज जो हमारा अपना आज का जो टॉपिक है वो इरिगेशन है। इरिगेशन ड्रेनेज मतलब जल निकास से संबंधित है और मृदा परीक्षण से इस पे मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ अगर अपन बात करते हैं तो मैं बात करूंगा यहाँ पर समस्याग्रस्त युवाओं को कैसे सुधारा जा सके। ठीक है, इनसे सब चीजों से हम बात करते हैं। सर लाइव टेस्ट दे करके आ रहा हूं। बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट कैसे अटेंड करें, तो एप्लीकेशन पे जाके जो अनाउंसमेंट में सूचना दे दी गई है संस्थान के द्वारा, आप अनाउंसमेंट वाले कॉलम पे जाकर के आप अपने अनाउंसमेंट को जानिएगा कैसे आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टेस्ट सीरीज से एनरोल किया है वो अनाउंसमेंट में जाकर आप अपने आप को, हाँ टेस्ट कैसे दे में प्लीज बताओ। पंकज गोस्वामी जी, मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के साथ मैं आपको दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कभी मैं तो कभी वक्त जीत गया हमसे, कभी मैं तो कभी वक्त जीत गया हमसे, कभी मैं तो कभी वक्त जीत गया हमसे, इसी खेल और सिलसिले में एक बार फिर एक साल बीत गया। कभी मैं तो कभी वक्त जीत गया हमसे। ठीक है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आगे हम बात करते हैं, अपने सेशन की ओर बढ़ेंगे और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न बनाना है इसको और बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए आज हम आपको दो तीन और शायरियां सुनाऊंगा बढ़िया बढ़िया, क्योंकि आज नया साल है। आज सबको मुझे बहुत अच्छे से प्रसन्नचित होकर के समझाना है सारी चीजों को। हाँ बिल्कुल, हर हर महादेव की जय बोलकर आप अपनी क्लास में आ जाइए और बच्चे आंसर करने लगे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बेहतरीन दिशा में चल रही है। बहुत अच्छी सर, मेरे 80% बने हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। मृदा की सतह तथा अधो सतह से, मान लो ये मिट्टी की सतह है तथा अधो सतह से, मतलब सतह से और अधो सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अब पहला ऑप्शन दे रखा है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? पौधों की जल मांग को पूरा करने के लिए हम कृत्रिम ढंग से जो पानी देते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। दूसरा आंसर है परकोलेशन, जो ऑप्शन है। परकोलेशन क्या कहलाता है? मिट्टी में मृदा की विभिन्न सतहों से पानी का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाना, संतृप्त मृदा से होकर के, उसको हम क्या कहते हैं? परकोलेशन कहते हैं। जल निकास क्या होता है? मिट्टी की सतह अथवा अधो सतह से हम जल निकास विधि से पानी के अतिरिक्त पानी को जब हम कृत्रिम रूप से हटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं। सभी बच्चों का सही आंसर है। कुसुम चौधरी भी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अपने पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने उत्तर क्या जाना? सी ऑप्शन को हम लोगों ने। सर टेस्ट पेपर अपलोड हो गया क्या? बेटा अपलोड हो गया है, आप जाकर उसको टेस्ट पेपर को डन करिएगा, अपना हल करिएगा। निछालन क्या होता है बेटा? मृदा की ऊपरी सतह से खनिज लवणों के साथ जल का घुलकर मिट्टी के नीचे तक जाना क्या कहलाता है? निछालन कहलाता है। सर प्लीज बता दो ना, क्या पूछ रहे हो बेटा? कुसुम चौधरी एक बार बताना। चलिए तो हमने सारे टर्म, सर मेरा कमेंट आ रहा है, दीपिका बिल्कुल आ रहा है बेटा, बताइए क्या आपको समस्या है? प्लीज बता दो ना सर, मेरे 80% कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं बेटा। अगर आप 80% पहले टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी वे में चल रहे हो। घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, रॉयल आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और आप मान के चलिए 4 फरवरी आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। सर नहीं मेल रहा है टेस्ट, प्लीज बता दो बेटा। अनाउंसमेंट वाला जो ऑप्शन है आप वहां पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप संस्थान को अवगत करा सकते हो फोन करके। रुखसाना बानो, अच्छा क्या कह रहे हैं? कौन दो बेटा? चलिए बात करते हैं। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, आप घबराने की बात नहीं है। चलिए कोदो क्या है बेटा? तो रुखसाना बानो, कोदो को बोलते हैं पडलिंग।
आप जिसको कोदो कहते हो, पंजाब की भाषा में, पंजाबी भाषा में इसको पडलिंग को कोदो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पडलिंग को कोदो बोलते हैं। जब मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन लेकर के आऊंगा तो मैं बताऊंगा पडलिंग। सर मेरे 190 हैं 300 में से, बेटा आप थोड़ा डाउन फेज पे हो, थोड़ा और परफॉर्म करो, थोड़ा और परफॉर्म करो, मीडियम लेवल पे हो आप, बहुत अच्छी परफॉर्म करो, हर टेस्ट में आप आइएगा। सर क्लास टाइम गलत है सर जी। पूजा कंवर, सर मेरे 90% है और रिजल्ट तो मिल गया पर आंसर की नहीं मिली। बेटा मिल जाएगी हर्षिता। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कोदो बोलते हैं पडलिंग को। पडलिंग क्या होता है? धान की रोपाई करने से पहले, ठीक है, धान की रोपाई करने से पहले खेत की अच्छी तैयारी करना, उसमें पानी भरना, जुताई करना, पाटा लगाना, मिट्टी की कठोर परत नीचे डेवलप कर देना, ये कहलाता है कोदो। हाँ सब सुपरवाइजर एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज में टेस्ट ऑप्शन में है, बच्चों को बता दो बेटा, ये सारी जानकारी आप संस्थान से ले लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। जलाक्रांति का कारण है, कहने का मतलब है हमारी मिट्टी पर, मेरी सतह पर, मिट्टी की सतह पर अगर जल भर रहा है, जलाक्रांति का मतलब होता है वाटर लॉगिंग। जलाक्रांति का अगर हम बात करेंगे तो वाटर लॉगिंग, कहने का मतलब है सतह पर पानी भर रहा है। क्या है? सतह पर पानी इकट्ठा हो रहा है। तो क्या ऐसे कारण हैं कि मिट्टी की सतह पर पानी इकट्ठा हो रहे हैं? ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि मिट्टी पर पानी भर रहा है आवश्यकता से ज्यादा। जब जलाक्रांति होगी तभी हम जल निकास की कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। अगर जल निकास नहीं जरूरत होगी तो हम जल निकास नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ये बेटा बाद में आप लोग सब लोग बताना कि मेरे कितने नंबर हैं। लास्ट के 5 मिनट में मैं सबकी व्यथा को सुन लूंगा। अभी अपने सेशन को बढ़िया चलाने दो। बीच बीच में आप कमेंट करोगे तो बच्चे और भी बोलेंगे मेरे 64, मेरे 66, मेरे 100%, मेरे 200%, तो ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे। तो पहला है मिट्टी की, मृदा की जल अवशोषण क्षमता कम हो। जैसे मान लो ये हमारी मिट्टी है, इस पर पानी हमने 10 सेंटीमीटर ऊपर भर गया वर्षा के पानी से, अब इसके जल शोषण की शक्ति कम है, कहने का मतलब है। अच्छा, कोदो मिलेट्स का नाम बेटा वो कोदो होता है, ठीक है, कोदो, ठीक है, हाँ कोदो होता है, पासपालम स्क्रैबिकुलेटम होता है, जिसको माइनर मिलेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माइनर मिलेट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कोदो सबसे ज्यादा नेपाल में उगाया जाता है। 10 सेंटीमीटर मान लो हमने पानी भर दिया, अब इसकी अवशोषण क्षमता जो है वो कम है। ठीक है, अवशोषण क्षमता कम है तो ये मिट्टी के नीचे पानी कम जा रहा है। जब कम जा रहा है तो मिट्टी की सतह पर पानी स्टैंड हो जाएगा। इसी घटना को कहते हैं वाटर लॉगिंग। पानी आ गया, उसकी अवशोषण क्षमता कम है तो पानी भर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? जल शोषण क्षमता कम होगी तो पानी भर जाएगा। अत्यधिक वर्षा, अगर वर्षा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब भी क्या होगा? पानी भर जाएगा। मिट्टी की अगर अधो सतह कठोर होगी तो यहाँ पर एक परत बन जाएगी, और ये परत जब बन जाएगी तो पानी इसके नीचे नहीं जा पाएगा। जब पानी इसके नीचे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर भी जल भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बिल्कुल भर जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सभी कारण जो हैं जलाक्रांति को बढ़ावा देते हैं। जितने भी कारक हैं सारे के सारे, हाँ सर सॉइल साइंस ये टॉपिक अच्छा बेटा, सारे टॉपिक अच्छे आपको मिलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा। जब फाइनली आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा, याद आएगी इस एमसीक्यू क्लास की। ठीक है, बड़ी याद आएगी, बड़ी याद सताएगी आपको। चलिए, वो एक लाइन नहीं है, जाओगे तुम जिस जगह मुझे छोड़कर मैं वहीं तुमको खड़ा मिल जाऊंगा। समझ रहे हो कि मतलब आप पेपर भी दोगे तब भी याद आएंगे एक बार कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन सर ने एमसीक्यू सेशन में कराया था और एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिला। हाँ सर जी टेस्ट दोबारा लग जाएगा या बेटा एक बार में अगर आपने सबमिट किया फिर दोबारा वो टेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ आज भी आ रही थी सर, बहुत अच्छी बात। किसमें आ रही थी? टेस्ट पेपर जब दे रहे थे। कैसे क्वेश्चन थे टेस्ट पेपर के? बेटा एक नहीं सर, मैं वहां नहीं मिलूंगा। अच्छा बहुत सही, बहुत सही बेटा। ज्योति राजपूत टेंशन मत लो, बहुत अच्छा होगा, अपना पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, सभी के लिए अच्छा होगा। यस सर आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा हमने, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सब लोग धुरंधर हो, बिल्कुल डरना नहीं। रामायण में रावण की एक चौपाई याद रखना, एक उसका कॉन्सेप्ट याद रखना कि एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूते ना भविष्यति। कहने का मतलब अकेले हम हैं, ना कोई भूतकाल में था ना कोई भविष्य काल में होगा, वर्तमान में मैं स्वयं हूं। कहने का मतलब अपने आप को मानिए, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं मैं ब्रह्मा के समान हूं। हालांकि इस पे ईगो नहीं करना, पढ़ाई के सेक्टर में आप अपने आप को मानिए सबसे ज्यादा। वैसे तो परीक्षा में अपने पड़ोसी हमको सब विवेकानंद के समान लगते हैं, जो अपना पड़ोसी होता है सब अच्छा लगता है। सर लेवल था सर, अब ये
बात जाए कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब जल निकास की क्रिया करने से क्या क्या लाभ होते हैं? जब हम जल निकास करते हैं 24 घंटे में, जब हम कोई आर्टिफिशियल तरीके से मृदा सतह से जब हम पानी निकाल देते हैं, बाहर पानी भगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं। तो जल निकास करने से हमारे लाभ क्या क्या होते हैं, ये अपने, अब टेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा बच्चा, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? यहां पर टेस्ट से रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं होगी, बस सेशन पर आइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। वायु संचार बढ़ जाता है क्या जल निकास होने से? बिल्कुल बढ़ जाता है। जब जल मिट्टी पर भरा रहता है तो उसके जो पोर स्पेस होते हैं, उसमें जो खाली जगह होती है, तो उसमें जल भर जाता है, इसलिए क्या होता है? वायु संचार अच्छा नहीं हो पाता है। तो वायु संचार जल निकास करने से अच्छा होता है। जब पानी भरा रहेगा, क्या हम जुताई कर पाएंगे? क्या भू परिष्करण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम जल निकास करने के बाद ही भू परिष्करण कार्य को सुगमता से कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली। हाँ, ओवरहेड विधि क्या है बेटा? जब किसी फसल पर उसके ऊपर से, सर के ऊपर से पानी देना, उसको ओवरहेड सिंचाई विधि कहते हैं। मृदा की भौतिक मतलब पीएच कैसा है, उसकी दशा कैसी है, मृदा की रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। बिल्कुल सुधार होता है। जब मिट्टी पर पानी भरा रहेगा तो मिट्टी अम्लीय नेचर की बनती चली जाएगी, उसकी रासायनिक दशा में बिगड़ जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मृदा स्ट्रक्चर, मृदा टेक्सचर भी बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो अपने पर बात करते तो मिट्टी की भौतिक दशा, रासायनिक दशा, जैविक दशा में भी सुधार होता है जल निकास से। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया? लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। उपरोक्त सभी के केस में हमने क्या कर लिया? उत्तर को अपने सही कर लिया। तो अपन अगर बात करते हैं तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया बेटा? उपरोक्त सभी सही हो गया। कौन सा सही हो गया? उपरोक्त सभी सही हो गया। समझ में आ गया? ठीक। सारी दशाएं सर मैं आपके साथ लाइव हूं क्या? हाँ बिल्कुल महेंद्र बेटा, अगर आप तो लाइव है तो तेरे को पता ही होगा लाइव है। बताओ, खुद में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। चलिए सर मेरे 80 क्वेश्चन सही थे टेस्ट में और 13 गलत थे। बेटा गलत मत करना। हाँ, ओवरहेड विधि को फव्वारा विधि कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। फव्वारा विधि फसल के ऊपर से पानी प्रोवाइड कराता है तो उसको हम ओवरहेड विधि कहेंगे। रेन गन मेथड होता है, फव्वारा मेथड होता है, ठीक है? पाइवोट सिस्टम होता है। हाँ, गदर मचा देंगे बेटा, बिल्कुल मचा देंगे गुरुजी आपकी की एमसीक्यू की क्लास की मदद से। बहुत अच्छा, एकदम गदर मचा देंगे। पूरे राजस्थान में क्या होना चाहिए? मेरा ही जलवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अपना वर्चस्व अपना दिखाना है सुपरवाइजर के पेपर में। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन पे भी ध्यान आ जाए। हाँ, क्लास थोड़ी पीछे चल रही है, कोई नहीं बेटा, चलने तो जहां चल रही है, बस चलना चाहिए। कुल मिला के आप तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छा था, 240 नंबर मिले, बहुत अच्छे विकास गोदारा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल भराव के प्रति संवेदनशील है? कहने का मतलब एक ऐसी फसल है, हाँ आय कम है पूजा कमर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे टेस्ट में बिजी होंगे, टेस्ट को अपने कंडक्ट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, टेस्ट में अपना समय बिता रहे होंगे, बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लो ये क्रॉप्स लगी है, ठीक है? अब यहां पर अगर पानी में भर दूं ज्यादा मात्रा में मान लो मैं पानी भर दूं, तो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी होंगी जो सेंसिटिव होंगी इसके प्रति, नहीं झेल पाएंगी ज्यादा पानी को, वो मर जाएंगी या मरने जैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर देंगी। तो कौन सी है? तंबाकू है क्या, जूट है क्या, धान है? ये तो जल लविंग, वाटर लविंग प्लांट है। कैसे हैं? वाटर लविंग प्लांट हैं बेटा। कैसे हैं? वाटर लविंग प्लांट हैं, मतलब जल को पसंद करने वाले पौधे हैं। तो ये जल भराव के प्रति क्या होंगे? जल जो भराव है उसके प्रति क्या होंगे? प्रतिरोधी होंगे। जल भराव के प्रति प्रतिरोधी होंगे, ना कि सेंसिटिव होंगे। जैसे धान की बात करता हूं तो अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो वहां से वैरायटी धान की निकाली गई हैं जो जल भराव के प्रति रेसिस्टेंट हो, जैसे जल प्रिया, जल निधि, जल लहरी, ठीक है? ये वैरायटी ऐसी हैं। सरयू 52, जो पानी उनको चाहिए पानी रहता है। तंबाकू क्या है? सेंसिटिव है। तंबाकू में जल भराव होने से एक बीमारी आ जाती है, जल भराव होने से एक विकार हो जाता है। एक विकार हो जाता है किससे? जल भराव से। होता है फ्लॉपिंग। एक फ्लॉपिंग नाम की समस्या आ जाती है, तभी में जाते हो तो लोगों के देखते हो, आपको लगता होगा सब अच्छे लगते हैं, लोग सब अच्छे लगते हैं। वही सेम कंडीशन आती है पेपर में, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको सब अपने लगते हैं और अपना कोई नहीं होता है। सब सोचते हैं कि एक बार आ तो सही, मैं तेरा गलत जरूर करा दूंगा। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जब देखते हो तो आप जब उसके ऑप्शन पढ़ते हो तो आपको ऐसा फील होता है
कि आपको पहले भी कहीं देखा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। देखते नहीं हो, बस कहते हो कि आपको पहले भी कहीं देखा है। बेटा मृदा वर्ष और मृदा स्वास्थ्य वर्ष कब होते हैं? ये बेटा आप जब 12th की अपनी किताब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा मिस्टेक है। 12th की किताब में लिख रखा है 2014, परंतु है 2015। ठीक है, 2015। तो क्वेश्चन ऐसे जब क्लियर आपको आते हो वही आप क्वेश्चन लगाना, अदरवाइज फर्जी वाले में मत पढ़ना, नहीं तो नेगेटिव कर जाओगे और नेगेटिव से ही सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर तंबाकू पे हमारा आंसर लग गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से सतही जल निकास का प्रकार है? कौन सा सतही जल निकास का प्रकार है? बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, सफलता निश्चित। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट समझना, मेहनत आपकी, जिद हमारी और आपकी, सफलता यकीनन आएगी। ठीक है, क्या होता है? अथक प्रयास उत्तम परिणाम। ये कॉन्सेप्ट आता है कि अथक प्रयास उत्तम परिणाम। जब आप अथक प्रयास कर लोगे तो परिणाम डेफिनेटली आपके सामने उत्तम आएगा। तो सतही जल निकास का प्रकार क्या होता है? कटआउट नालियां क्या सतही जल निकास प्रकार का होती है? बिल्कुल होती है। कटआउट नालियां कहां पर होती है? जहां पर नहरी क्षेत्र में जब हम कभी जल निकास करते हैं, नहरी क्षेत्र में जैसे पानी भर जाता है, तो उन एरिया में जब हम जल निकास का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको कटआउट नालियां बनानी पड़ती हैं। 1 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर चौड़ी नहर के दीवार के विरुद्ध हम बनाते हैं नालियों को, हम बोलते हैं कटआउट नालियां। अस्थायी खुली नालियां, जहां पर टेम्परेरी जल निकास की समस्या करनी पड़ती है। जैसे मान लो कभी कभार जल भर गया तो उसको जल निकालना पड़ा, तो अस्थायी नालियां बना लेते हैं। जैसे बरसात में घर के सामने पानी भर जाता है तो फावड़े से हम लोग टेम्परेरी नालियां बना लेते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी नालियों को हम यहाँ पर बनाते हैं और पानी निकाल देते हैं। उसके बाद फिर नालियों को हम बराबर कर लेते हैं, तो अस्थायी नालियां होती हैं। ठीक है बेटा किरण खटीक, ये आपको किसने कह दिया कि जैसे मैं 20 क्वेश्चन मानकर लेकर आया कि आपको 20 क्वेश्चन, मगर मैं ये दावा करता हूं कि एमसीक्यू मेरा 1 से लेकर लास्ट तक क्लास देख लोगे, आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, बाकी आप क्लास करिए, मन लगा के क्लास करिए, दिल से क्लास करिए, तन से क्लास करिए, मन से करिए, और ये मान के चलिए कि धन आपको आने वाला है 4 फरवरी के बाद। ठीक है, स्थायी खुली नालियां ये वहां पर बनाई जाती हैं जहां पर हमेशा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और लगता है अपने को वहां पर जल निकास करना चाहिए, तो वहां पर पक्की ईंटें पत्थर वगैरह से जो नालियां बना ली जाती है उसको स्थायी नालियां कहते हैं। तो इसका मतलब ये सब सतह पर नालियां बनाई जाती हैं, ये सब सतही जल निकास के स्रोत होते हैं। कैसे स्रोत होते हैं? सतही जल निकास के स्रोत होते हैं। एक बार ये जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं लेकर के आपके सामने आता हूं, क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको और उनको हैंडल करने का तरीका कैसा लगता है? कि जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया तो क्या मेरी आवाज को आप पकड़ पाते हो अच्छे से? क्या आप मेरी आवाज को अच्छे से पकड़ पा रहे हो? सर नाबार्ड की सब शुरुआत कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की शुरुआत हुई। सिब्रमन कमेटी ने एक्ट बनाया था, नाबार्ड एक्ट 1981। उसी एक्ट के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद सुनीता जी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। सारे हमने आंसर सही कर लिए। इसमें छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भूमिगत जल निकास का प्रकार कैसा है? नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोके सर? अपने आप पर दृढ़ निश्चय बन जाओ कि एक टेस्ट में मुझे नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है। सर आपकी वॉइस में इतना दम है, मुझे तो सब क्लास में याद होता है। बहुत अच्छी बात है। मेरा वॉइस बेटा क्या है, मैं 2015 से मेरा वॉइस लाउड हो गया है। मेरा बचपन में शौक था मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊं, परंतु मेरी आवाज अचानक ऐसा हेर फेर लाई। मैं बचपन में जब 10th क्लास तक था बहुत अच्छी आवाज थी। सर टोमेटो कैसा प्लांट है? सर डीएनपी प्लांट है बेटा, डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट है। तो बाद में अचानक आवाज ने बदलाव लिया, तो अब हमारी आवाज उस गाने गाने के लायक नहीं बची है, बस पढ़ाने के लायक है। ठीक है, डांटने के लायक है। किसी को मैं डांट दूं तो बच्चा डर जाता है एकदम से। तो स्टोन ड्रेन क्या होता है? ये भूमिगत होता है। जैसे मान लो सतह के नीचे से हमें जल निकास निकालना है, इससे क्या होता है? नीचे से जल निकास निकालने से सतह के अधो सतह से हमारा मिट्टी का अपरदन कम होता है। मिट्टी का अपरदन ना के बराबर होता है। मृदा अपरदन को हम बचा सकते हैं, मृदा अपरदन को हम बचाते हैं, मगर महंगी विधि होती है तो सामान्यतः किसान इस विधि को नहीं अपना पाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन मगर बात करें। स्टोन ड्रेन्स में क्या होता है? पत्थर डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए थे? पत्थर से बनाए जाते हैं। टाइल ड्रेन्स ये भी क्या है? भूमिगत जल स्रोत होता है।
क्या होता है? भूमिगत जल स्रोत होता है। उसके बाद मोल ड्रेन्स, हल की सहायता से जो बनाई जाती है नालियां, ये भी क्या होता है? सतही नहीं, अधोसतही जल निकास का स्रोत होता है। तो हमारे जो सारे मेथड हैं ये भूमिगत या अधोसतही जल निकास, इसको अधोसतही जल निकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अधोसतही जल निकास, जिसको बोलते हैं सब सरफेस वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या बोला? सब सरफेस वाटर ड्रेनेज सिस्टम। समझ गए? ये सारे के सारे कैसे हैं? भूमिगत जल निकास की सारी विधियां बता दीजिए आप प्लीज, समझ में नहीं आ रही हैं बेटा मैंने बताते थे सारी विधियां ये भूमिगत जल निकास की, तो अभी इसमें एक दो बच गई हैं, जैसे पाइप ड्रेन्स बच गए। सर सूरजमुखी भी डीएनपी प्लांट है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल डीएनपी प्लांट है बेटा, अभी वहां तक पहुंचने दे, क्रॉप्स तक तो पहुंचने दे, सारी बातें आपको हो जाएंगी। टॉप है सर, आपकी आवाज नहीं पकड़ पाए तो किसी की भी नहीं पकड़ पाएंगे, बिल्कुल सही बात है पूजा डिनवाल। ऐसा बहुत से बच्चे कहते हैं हमसे कि आपकी सर आवाज मेरे दिमागों में गूंजती है, मैं खाना खाता हूँ तो मुझे याद आती है कि वो नीलेश्वर की भयंकर वाली तूफानी आवाज मुझे याद आती है। मेरा चेहरा इवन बच्चों को याद आ जाता है कि सर आप भूत जैसे लग रहे थे रात में, मैंने अचानक देखा सपना, अरे सर आ गए डंडे लेकर, अरे मैं जग गया और देखा तो कुछ भी नहीं मिला, सर आप भूत मिला। सर आप बेटियों के नाम ज्यादा लेते हैं, ए गजब बच्चा कह रहा है राजू लाल यादव। ऐसे भी बच्चे हैं, देखो कितने थिंकिंग इनकी पढ़ाई पे नहीं है, इनका दिमाग किधर जा रहा है। सर कोदो का बोटेनिकल नाम क्या है बेटा? पासपालम स्क्रेबिकुलेटम है। सर जॉबनेर सुपरवाइजर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर अलवर का लड़का फांसी लगा लिया। बेटा ऐसा नहीं करना है अपने को, ये सिलेक्शन क्या होता है इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है बेटा। जीवन है, सफलता यकीनन मिलेगी, आप याद रखना, एक नहीं तो दूसरी मिलेगी, परंतु किसी के बीच में व्यर्थ जीवन गंवाना बेकार है। आप अगर सुसाइड कर लोगे जीवन में क्या कर पाओगे? आप कभी असफल होते हो तो एक बार सोचा करो, हाँ किसी से बात करने का मन नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। आप कभी निराश हो, ठीक है, आप अगर निराश हो तो आप कभी असफल हो जाओ तो आप एक बात जरूर याद रखना जिंदगी में कि भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने का मौका दिया है, इसीलिए इस सिलेक्शन यहां पर नहीं हुआ है। इसके बहुत से मैं आपको प्रमाण बता दूंगा जो एक नहीं 10 नहीं 15 बार असफल होकर आज दुनिया में वो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। निरंतर मेहनत जिसकी रहती है वो एक दिन बच्चा सफल होता है। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में मेहनत, आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप आज विराट कोहली को मानते हो कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का पूरा नंबर 1 विस्फोटक बल्लेबाज तो नहीं कह सकते मगर क्लासिकल बल्लेबाज है। कैसे है? क्योंकि उसने अपनी फिटनेस पर, अपने ग्लूट पर मेहनत की, आज वो वर्ल्ड वाइड नेचर में छाए हुए हैं विराट कोहली। ठीक है, तो क्या है उनका हमेशा का रिजल्ट है, उनकी मेहनत है। आगे हम बात करते हैं, सिंचाई जल तथा मृदा में उपस्थित लवणों की सांद्रता किससे मापी जाती है? जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है ये मेजर्ड किया जाता है या मेजर्ड बाई, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको शॉर्ट में हम ईसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईसी कहते हैं। इससे सॉल्युबल सॉल्ट वगैरह हम डिनोट करते हैं। ईसी की जो यूनिट होती है, मतलब जो इकाई होती है, इसको किसमें मापते हैं? तो डेसी साइमनसन पर मीटर। क्या होता है? डेसी साइमनसन पर मीटर। एक इसको बेटा जरूर लिख लेना। तो क्या व्यक्त करता है? ईसी हमको बताता है कि ईसी से हम सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर कर पाते हैं। तो पीएच मीटर से हम क्या मापते हैं? मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता को हम पीएच मीटर से माप लेते हैं। और ईसी मीटर से हम क्या मापते हैं? सॉल्ट सोल्यूशन मानते हैं। तो पीएच तो है नहीं, ईसी है, तो एक और बी वाला आंसर गलत हो जाएगा। फ्लेम फोटोमीटर से हम क्या मापते हैं? सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को मापते हैं। किससे? फ्लेम फोटोमीटर से मापते हैं। ये बात आपसे छुपी नहीं है। सर अब तो जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है डर लग रहा है, बेटा बिल्कुल डरना नहीं है। कैसी बातें करते हो आप? वीर हो, वीर हो, वीरों की धरती से संबंधित हो आप, एक वीर हो, आप लड़ जाओगे, कर जाओगे, अच्छा करोगे, ये डेफिनेटली मुझको पता है। सर सुसाइड करने के बाद फिर से पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही बेटा। 1-2 महीने बाद जन्म दिला दिया जाएगा तुमको और फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक से लेकर फिर सुपरवाइजर की तैयारी करोगे। तो ऐसा क्यों करना अपने को? सुसाइड नाम का नोट अपनी जिंदगी में नहीं लाना। आप बहुत अच्छे हो, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लोगे, जहां भी जाओगे एक अच्छा काम करके आओगे।
बच्चे जो होते हैं एक देश का भविष्य होते हैं, अगर वही ऐसे नेगेटिविटी सोच लेंगे तो गलत आ जाएंगे। 235 ही नंबर आए, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, अच्छे नंबर है। सिंचाई जल में कितना ईसी होने पर उसका प्रयोग सिंचाई के रूप में करते हैं। अब अपन बात करते हैं, मान लो कोई किसान अगर सिंचाई जल का प्रयोग करना चाहता है, अच्छा किसान है, बढ़िया किसान है, और उसको लगता है कि हमारे यहाँ सैलाइन वाटर आ रहा है, तो उसको ईसी का जांच करना चाहिए कि कितना सैलाइन साल्ट कंसंट्रेशन है हमारे सॉइल में। अगर मान लो सपोज दैट कि उसके वाटर में सैलाइन कितना होना चाहिए, ठीक है सर, लड़का क्या करे, उसके ऊपर प्रेशर कितना होता है? बेटा प्रेशर तो कुकर के ऊपर भी बहुत होता है, मगर वो सीटी लगा के अपनी गैस बाहर निकाल देता है, तो आप भी वैसे ही प्रेशर निकाल के कर सकते हो। आपको अगर कभी भी प्रेशर आ जाए, आप थोड़े दिन के लिए उस मोह माया से अलग हो जाओ, आप 2-3 दिन अपने मन को शांत चित कर लो। इंसान जब जन्म लेता है बेटा, उसके साथ प्रेशर जुड़ता है, उसका रिलेशन जैसे ही बढ़ता है उसके साथ प्रेशर जुड़ता है। ये कोई इंसान कहे कि हम पे प्रेशर ज्यादा है तो ये गलत है, सबके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। मैं कभी अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा तो आप सोचोगे कि शायद सर हमसे ज्यादा आप पर प्रेशर है, ठीक है। परंतु खुश दुनिया में रहना, अपने आप को किसी के सामने अगर निराश दिखाओगे तो और ज्यादा निराशा हासिल होगी। खुश रहने का प्रयास करो, कितने भी दुख आ जाए आपके ऊपर। सिंचाई जल में कितना ईसी होने पर उसका प्रयोग सिंचाई के रूप में करते हैं? कितना प्रयोग होने पर सिंचाई के रूप में करते हैं, ये अपने को ध्यान देना है। तो ईसी अगर 1.5 या इससे कम होती है तो सामान्य जल होता है। कैसा होता है? सामान्य जल होता है, और उस जल का प्रयोग हम सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस जल का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझ गए कि जब सिंचाई का जल आएगा तो उसमें ईसी 1.5% या 1.5% से कम होगी, तभी हम उसका सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ये जब 1.5 से 2.5 होता है तो मध्यम सैलाइन वाटर होता है, ये बृहद सैलाइन वाटर मतलब ज्यादा सैलाइन वाटर होता है। सर आपसे बातें करके थोड़ी शांति और पॉजिटिविटी मिलती है, बिल्कुल आप बातें किया करिए हमसे। और 3 से 5 हो जाता है ज्यादा, 5 से 10 ज्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, बहुत सैलाइन वाटर होता है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते सिंचाई के लिए। चलिए आगे अपन बात करते हैं अगले पॉइंट पर। बोरॉन की कितनी सांद्रता होने पर जल का प्रयोग सिंचाई के रूप में करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बोरॉन की कितनी सांद्रता होने पर पानी का प्रयोग हम सिंचाई के रूप में कर पाते हैं। ये अपने को ध्यान देना है कि मान लो पानी हमें सिंचाई करना है, अच्छे किसान होते हैं वही ये सब जज करते हैं कि कितना बोरॉन का कंसंट्रेशन हो ताकि हम सिंचाई कर पाए। तो कितना होना चाहिए? 3 पीपीएम से ज्यादा होना चाहिए क्या? 3 पीपीएम से कम होना चाहिए, 4 से 5 होना चाहिए, या 5 से 10 होना चाहिए? तो 3 से पीपीएम से कम होना चाहिए। बोरॉन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 3 पीपीएम से कम होना चाहिए। अच्छा यही बात अगर परसेंटेज में पूछ ले तो क्या करोगे? जब परसेंटेज में पूछ लेगा तो 3 को किससे भाग कर दोगे? 10,000 से भाग कर दोगे। किससे भाग कर दोगे? 10,000 से भाग कर दोगे। अब 10,000 से जब भाग करना नहीं आता होगा तो आप कैसे करोगे? इस प्रकार से भाग करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, उल्टा मैंने लिख दिया। आप 10,000 इधर लिखोगे और 3 इधर लिखोगे। नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर जीरो बढ़ा लोगे, फिर नहीं जा रहा है तो फिर यहां पर जीरो बढ़ा लोगे, फिर यहां पर एक जीरो बढ़ाओगे तो फिर यहां पर जीरो बढ़ा लोगे। अभी 3,000 है, फिर यहां पर जीरो बढ़ाओगे, अब जीरो बढ़ाओगे, अब 3 से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। कट गया तो 0.003% के करीब पहुंच जाएगा। पीपीएम की बात करोगे, ठीक है, परसेंटेज की। तो यहां पर अपने क्या बात कर रहे थे कि कितना पीपीएम से कम होना चाहिए? तो 3 पीपीएम से कम होना चाहिए। कितना? 3 पीपीएम से कम होना चाहिए। समझ गए? ठीक है सर जी, मेरे तो 200 नंबर ही आए हैं, क्या करें बेटा? मेहनत कर, मेहनत और भी अच्छा करेगा। ये पहला टेस्ट था सर। गांव के लोगों प्रेशर को सहन करने की क्षमता ज्यादा होती क्योंकि वो बचपन से ही तीनों प्रेशर को सहन करते हैं। ताने और प्रेशर को सहन करते हैं। सही कह रहा बच्चा। एसएआर सोडियम अधिशोषण अनुपात की खोज किसने की? एसएआर का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसएआर बराबर Na प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस अपान
2। ये SAR का फॉर्मूला होता है। SAR की खोज अगर पूछे तो खोज किसने की थी? तो रिचर्ड ने खोज की थी। किसने खोज की थी? रिचर्ड ने की थी। यहीं पर यह पूछा गया है कि SAR की खोज किसने की। SAR होता क्या है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताऊंगा। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आया था क्योंकि ये हमें लगता है कि इस बार के पेपर में SAR से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो SAR पे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। H.H. बेनेट को हम बोलते हैं मृदा संरक्षण का जनक। क्या बोलते हैं? मृदा संरक्षण का जनक। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिचर्ड ने SAR को खोजा और ये खोजता है विनिमय सोडियम परसेंटेज मात्रा, या आपको यहां पर दिख जाएगा विनिमय सोडियम परसेंटेज मात्रा या RSC जिसको लिख सकते हैं। ठीक है, RSC लिखते हैं। सर टेस्ट का टाइम क्या है बता देना बेटा, आप बता कर लेना। अंडरवुड तो 2 तक होता है ना। अंडरवुड क्या कह रहा है बेटा? चल बात करते हैं। एल्टन ने खोजा इसको। जेनी ये सॉइल की परिभाषा वगैरह दी है, सॉइल के क्लासिफिकेशन में भी भाग लिया इन्होंने। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं SAR वैल्यू को, तो किसने खोजा? रिचर्ड साहब ने SAR वैल्यू को हमारे सामने रखा। सर पढ़ता हूं तब तो सब याद हो जाता है, बट टेस्ट में 208 नंबर कैसे आए? बेटा देख, टेस्ट जब करते समय अपने आप को कंट्रोल में रखा कर और बोल कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा और मैं ही टॉप करूंगा, ऐसा मन में लेकर टेस्ट दिया करो। और पॉजिटिविटी, जैसे आप लोग क्या देखते हो, भूखे भूखे नहीं होते लोग, भूखे जैसे खाना देखते टूट पड़ते हैं, जैसे टेस्ट देखते हो आप धाबड़ धबड़ बस आंसर लगाते चलो, आंसर लगाते हो। अरे कहाँ जाओगे, ससुराल अभी है नहीं, कहाँ जाओगे व्यर्थ में टाइम बचा के? आप पेपर पे उतना समय दो। टेस्ट जैसे हुआ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें से सारे बच्चे टेस्ट को 1 घंटे के अंदर कर लिए होंगे। ठीक है, हाँ, सारे बच्चे 1 घंटे से अंदर कर लिए होंगे। आप दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप बता देना अपना कमेंट बॉक्स में, पॉजिटिव लिखना, मुझसे झूठ मत बोलना कि अगर कोई बच्चा 1 घंटे से ज्यादा टेस्ट पे टाइम दिया हो। जितने बच्चे टेस्ट देके क्लास देख रहे हैं, एक बार मेरी बात को सुन रहे हैं, तो एक बार जरूर बता देना कि 1 घंटे से अंदर अंदर आपने पेपर सॉल्व किया है। सर मृदा परीक्षण के बारे में भी बताना, बिल्कुल बताएंगे बेटा। हाँ देखो, आ गए कमेंट, 45 मिनट में कोई दे रहा है, कोई 30 मिनट में दे रहा है। ये भैया यही नेगेटिविटी है, यही नेगेटिविटी है। जब आपको 3 घंटा टाइम दिया जा रहा है, आप बचा के टाइम कहां ले जा रहे हो? किसको देना है? आज न्यू ईयर है इसलिए ना। अरे बेटा टाइम को पूरा, समय पेपर को पूरा टाइम दो, तब जाके आप परफेक्शन ला पाओगे। सेकंड टेस्ट में आप पूरा टाइम देना। हाँ देखो, कोई कह रहा है मैंने तो 25 मिनट में ही कर लिया, कहां से कर लोगे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन, समझ रहे हो? यदि किसी जल में SAR की वैल्यू 18 से 26 है, तो वह जल किस श्रेणी में आता है? जब वो 0 से 10 वैल्यू होता है तो सामान्य में आता है। जब वैल्यू 10 से 18 होता है तो आ जाता है कम में, और जब वैल्यू 18 से 26 होती है तब मध्यम में आ जाता है, और 26 से अधिक आती है तो अधिक सोडियम युक्त जल होता है, सामान्य जल होता है। ये सामान्य जल होता है। इसके सामने मिला देता हूं। मध्यम सोडियम की जल की बात करता हूं, तो मध्यम सोडियम जल की बात अगर मैं करूंगा तो 18 से 26 आ जाएगा। अत्यधिक सोडियम जल की बात करूंगा तो 26 से अधिक आ जाएगा। तो यहां पर पूछा क्या है कि 18 से 26 पूछा है, तो मध्यम सोडियम युक्त जल है। कैसा है? मध्यम सोडियम युक्त जल है, जिसको हम 18 से 26 वाली यूनिट में बात करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। सर क्लास थी तो जल्दी जल्दी टेस्ट किया। बेटा जल्दी नहीं करना चाहिए, क्लास आपको मिल जाती, टेस्ट को भरपूर टाइम दिया करिए। लवणीय भूमि को सुधारने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जो सैलाइन सॉइल होती है उसको सुधारने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मान लो हमारे पास ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर ये साल्ट प्रेजेंट्स हैं हमारे। अब हम इसके ऊपर जब हम पानी प्रोवाइड कराएंगे तो ये पानी क्या करता है? सॉल्युबल सॉल्ट को डिसॉल्व करके नीचे की ओर बहाकर ले जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। जब ये सॉल्ट नीचे की ओर आ जाता है, यहाँ सॉल्ट एक्युमुलेट हो जाता है, तो हमारी जो सैलाइन सॉइल होती है रिक्लेमेट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये तो हमारा आंसर सही हो गया। निच्छालन हम करते हैं, लीचिंग करते हैं सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए। बाढ़ग्रस्त सिंचाई विधि क्या होता है? जब हम फ्लड इरिगेशन अपनाते हैं यहां से इस प्रकार से, तो सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? ये नीचे सेटल डाउन होते हैं, जल के संपर्क में आते हैं, घुलनशील होते हैं, कुछ नीचे सेटल डाउन होते हैं, कुछ इधर उधर भाग जाते हैं। तो बाढ़ग्रस्त सिंचाई विधि भी अपनाते हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया? ए और सी दोनों हो गया। तो 12 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो गया? ए और सी दोनों हो गया। रॉक फॉस्फेट को किस प्रकार की मृदा में? अम्लीय मृदा में बेटा प्रयोग करते हैं, क्योंकि रॉक फॉस्फेट अपना एक
क्षारीय नेचर का प्रवृत्ति का होता है। अच्छा, जिप्सम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे बायो ड्रेनेज प्लांट के नाम से जाना जाता है? ये मैं बात आपको बता दिया हूं। सबसे पहली जो मेरी क्लास थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में कि राजस्थान की मुख्यतः जमीनों में जहां पर इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है, तो अगर मैं बात करता हूं वहां सबसे ज्यादा सैम की समस्या मिट्टी में पाई जाती है। सैम क्या होता है? नहरी क्षेत्र में अतिरिक्त जल का भर जाना एक सैम समस्या होती है। तो उस सैम समस्या का निदान देने के लिए भारत और हॉलैंड शहर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उस हॉलैंड के तहत इंडो डच प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडो डच प्रोजेक्ट। उस इंडो डच प्रोजेक्ट के तहत कुछ पौधे लगाए जा रहे हैं। उन पौधों का क्या कार्य होता है? एक पौधा एक दिन में 80 लीटर पानी को नीचे से ऊपर की ओर खींच लेता है, मतलब वो बायो ड्रेनेज का प्लांट कार्य करता है। तो उसमें से कौन से है? शीशम है कि बबूल है कि नीम है कि यूकेलिप्टस है? कौन सा है? यूकेलिप्टस है, जिसको आप सफेदा के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? सफेदा के नाम से जानते हो। ये एक दिन में 80 लीटर पानी को ड्रेनेज कर सकता है। कितना? 80 लीटर पानी को ड्रेन आउट कर सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकली तरीके से अपने ऊपर खा जाता है, पी जाता है पानी को, ये यूकेलिप्टस का पौधा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अपन आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मृदा परीक्षण भी अपने को आज ही पढ़ लेना है। किस राज्य में तटीय सैलाइन सॉइल, कोस्टल सैलाइन सॉइल, सर्वाधिक पाई जाती है? जब अपन कभी कोस्टल सैलाइन की बात करेंगे तो एक बार जरूर अपने को ध्यान देना है, ये भारत का मैप बनाते हैं। कोस्टल हम किसको बोलते हैं? जो एरिया समुद्र से सटी होती है उसको हम कोस्टल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा काहे का है पार्ट? ये गुजरात का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? ये गुजरात है। ये महाराष्ट्र का एरिया है। किसका है? महाराष्ट्र का एरिया है। फिर इसके नीचे आ जाओगे आप महाराष्ट्र के तो केरल आ जाएगा। केरल के आप नीचे आ जाओगे तो ये एरिया, ये जो एरिया है ये तमिलनाडु का आ जाता है। तमिलनाडु के ऊपर ये वाला जो एरिया कर्नाटक आ जाता है, तो इस पर अपने को ध्यान नहीं देना। ये तेलंगाना आ जाता है। ये आंध्र प्रदेश रहता है। ये उड़ीसा रहता है, उड़ीसा। तो ये राज्य जो हैं ये समुद्र तट पर स्थित हैं। ठीक है सर, आपकी ज्योग्राफी थी क्या? नहीं बेटा, ज्योग्राफी नहीं थी मेरे पास, मैं ज्योग्राफी मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा। तो जब हम देखते हैं समुद्र तट के जो होते, गोवा रह गया बेटा। गोवा को इसलिए हमने छोड़ दिया कि गोवा, दो ही जिले हैं गोवा में, उसको हमने छोड़ दिया। गोवा यहीं पर आता है। ये एरिया जो है वो गोवा की है, ये जो एरिया है वो तमिलनाडु की है, ये जो एरिया है वो गोवा की है। गोवा 1987 में एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यही समुद्र तट वाले एरिया हैं। तो इनमें से कौन सा? राजस्थान क्या समुद्र तट पे है? नहीं है। पश्चिम बंगाल है समुद्र तट पर, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। पश्चिम बंगाल जो है समुद्र तट पे आता है। तो क्या गुजरात, क्या उड़ीसा, क्या पश्चिम बंगाल? अब एक ऑप्शन आपका कट गया, राजस्थान कोस्टल एरिया में नहीं आता, नहीं आता ना? हाँ, तो कट गया। ठीक है, तो अपने को कैसे समझना है कि सबसे ज्यादा जो सैलाइन सॉइल होती है वो गुजरात में होती है। कोस्टल सैलाइन भी और सैलाइन भी, दोनों प्रकार की, दोनों लिख लेना। एक सैलाइन सॉइल भी सबसे ज्यादा गुजरात में और कोस्टल सैलाइन भी सबसे ज्यादा गुजरात में है। यहाँ कोस्टल की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो कोस्टल सैलाइन और सैलाइन दोनों सॉइल सबसे ज्यादा गुजरात में है। एल्केलाइन सबसे ज्यादा कहां है? एल्केलाइन सबसे ज्यादा यूपी में है। कहां है? सबसे ज्यादा यूपी में एल्केलाइन सॉइल है। सैलाइन सॉइल गुजरात और दोनों बता दिए, कोस्टल सैलाइन सॉइल और सैलाइन सॉइल दोनों कहां है? गुजरात में। बिल्कुल सही है बेटा, मैंने मैप इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आपको इजीली याद हो जाएगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। एल्केलाइन भूमि को सुधारने के हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी कभी हम 200-250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं तो हम कोई ना कोई डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए बात करते हैं। लवणीय मृदा कहते हैं बेटा उसको, तटीय लवणीय मृदा कहते हैं। तो हम बात करते हैं जिप्सम का प्रयोग अगर हमें क्षारीय मिट्टी को सुधारना है तो कितना प्रयोग करेंगे? 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितना प्रयोग करेंगे?
800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए। ये जो होता है 250 क्विंटल वगैरह होता है, ये मूंगफली में प्रयोग करते हैं पॉपिंग की समस्या से बचाने के लिए। मूंगफली में पॉपिंग विकार से बचने के लिए बचाव हेतु इतना प्रयोग कर लेते हैं 250। बाकी 800 जो क्विंटल होता है, 800 क्विंटल जिप्सम, इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? एल्कलाइन सॉइल निकालने की ट्रिक। ठीक है, क्या गजब था टेस्ट सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मूंगफली में 250 प्रयोग करेंगे, जब हम कोई पॉपिंग वगैरह समस्या से अगर रिक्लेमेट करेंगे तो 800 क्विंटल पड़ेगा। जिप्सम भी होता है, पायराइट भी होता है, जो एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से भूमिगत जल निकास की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो भूमिगत जल निकास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भूमिगत जल निकास हाँ करते हैं, बिल्कुल बेटा रूपम। भूमिगत जल निकास पोल ड्रेन भी है, टाइल ड्रेन भी है, स्टोन ड्रेन भी है। ये सारे के सारे भूमिगत जल निकास की विधियां हैं, परंतु इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है, सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? तो टाइल ड्रेन है। कौन सी है? टाइल ड्रेन जो है जल निकास की सबसे अच्छी विधियों में से एक आती है। तो हमने यहां पर आंसर क्या कर लिया? टाइल ड्रेन के रूप में आंसर हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मृदा सतह पर आवश्यकता से अधिक नमी होने पर, जो मान लो हमें नमी जितनी हमारे प्लांट्स को चाहिए उससे ज्यादा अगर मृदा सतह पर नमी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी हानियों का सामना करना पड़ जाएगा? मान लो हमारे पास ये मिट्टी है, इस पर आवश्यकता से ज्यादा नमी है, तो हमें कौन कौन सी हानियां झेलनी पड़ सकती है, हमारी मिट्टी को कौन कौन सी हानियां झेलनी पड़ सकती हैं, ये अपने को ध्यान करते हैं। तो वायु संचार में क्या बाधा आ जाएगी? अगर मान लो आवश्यकता से ज्यादा पानी हमारी सॉइल सतह पर एकत्र है, तो क्या वायु संचार में बाधा आएगी? बिल्कुल आएगी। जो मिट्टी के पोर्स हैं वो तो पानी से भरे हुए होंगे, जब पोर्स सारे के सारे पानी से भरे हैं तो वायु संचार क्या सुचारू रूप से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली पहला कारण तो बनता है। दूसरा कारण क्या बनता है? तापमान क्या गिर जाता है? बिल्कुल गिर जाता है। तापमान गिरने का कारण ये होता है, जब भी कभी वायु संचार प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसमें एल्बिडो का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, तो तापमान कैसे बढ़ेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक नहीं अच्छे क्रिया करेंगे, तापमान कैसे बढ़ेगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शांत पड़ जाते हैं, एल्बिडो रेट भी डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से मृदा तापमान क्या होता है? गिर जाता है। उसकी बात करते हैं, क्या हानिकारक लवण जो होते हैं सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जो हार्मफुल। सर इस बैच में कितने बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं? सर बेटा अमिका करसवा सर को बोलो ये जो टेस्ट लेंगे इनको अटैच कर दो, हम प्रिंट निकलवा सके प्लीज। चलिए देखते हैं, मैं बात करता हूं। तो हानिकारक लवण जो होते हैं उनको सतह पर एकत्र हो जाते हैं, क्या आवश्यकता से अगर जल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो सतह पर एकत्र हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर सही हैं। कैसे हैं? सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही होते हैं। सबसे ज्यादा एल्बिडो बेटा फ्रेश बर्फ का होता है, एक ताजी बर्फ का होता है सबसे ज्यादा। आगे हम बात करते हैं, जल निकास की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की नालियां बनाकर जल निकास करना चाहिए? कटआउट नालियां तो हम वहां पर बनाना चाहिए जहां पर हमारे नहरी क्षेत्र हैं। कैसे हैं? जो नहरी क्षेत्र हैं वहां पर हमको कटआउट नालियां बनाना चाहिए। अस्थायी नालियां बनाना चाहिए जहां जल भराव कम हो, जल भराव कभी कभी हो, जल भराव कभी कभी हो, यदा कदा हो जल भराव, तो वहां पर अस्थायी नालियां बना लेते हैं। परमानेंट नालियां वहीं बनाते हैं जहां पर जल भराव की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर फिर नालियों को हटाते नहीं है, यही नालियां बनी रहती हैं, इन्हीं नालियों के माध्यम से जल वापस चला जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो परमानेंट जल निकास के लिए परमानेंट नालियां बनाते हैं, जहां पर जल भराव की समस्या ज्यादा हो जाएगी, जहां जल निकास की समस्या ज्यादा होती है वहां पर हम स्थायी नालियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मिली वाटर शेड कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए प्रयोग तैयार किया जाता है? जो मिली वाटर शेड होता है कितने एरिया के लिए तैयार किया जाता है? मिली वाटर शेड की बात करते हैं तो कितने के लिए तैयार किया जाता है? 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के लिए मिली वाटर शेड बनाया जाता है। कितना? 1000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के एरिया के लिए मिली वाटर शेड बनाया जाता है। सर आज का टेस्ट अच्छा था लेकिन सर डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत बेटा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू कह रहा है ऐसा। ठीक है, तो क्या किया? 1000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का एरिया को मिली वाटर शेड कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपको एक मीठी सी शायरी सुनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मृदा परीक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए।
प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी कहां पाई जाती है? तो अम्लीय मिट्टी की अगर हम बात करें, अम्लीय मृदा, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। दूसरा है प्रतिशत के आधार पे। आधार पे है, हमने अधिकार लिख दिया, इसका मतलब आपकी नौकरी पक्की है, आपका अधिकार है उस पे। प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? केरल में पाई जाती है। और क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और अम्लीय मिट्टी पूरे इंडिया में 49 मिलियन हेक्टेयर पाई जाती है। कितनी? 49 मिलियन हेक्टेयर होती है। कहां? भारत में अम्लीय भूमि का क्षेत्रफल। जो कृषित एरिया है उसमें से 49 मिलियन हेक्टेयर है, जो टोटल एरिया है उसमें से 90 मिलियन हेक्टेयर के करीब अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। तो परसेंटेज के अनुसार किसमें पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी। अब मैं बेटा आपको एक मीठी सी शायरी सुनाता हूं, फिर मृदा परीक्षण के बारे में बात करता हूं। सॉयल टेस्टिंग। सॉयल टेस्टिंग के जनक कौन है? एम.एल. ट्रग। कौन है? एम.एल. ट्रग है। सॉयल इसकी क्या कह रहा है बेटा? सर जो प्लीज आप टेस्ट का टाइम 1 बजे। अब बेटा हम देखते हैं इसके बारे में। मृदा परीक्षण की हम बात कर लिए, तो अब हम देखते हैं मृदा परीक्षण में हम मिट्टी का नमूना इकट्ठा करते हैं। मृदा नमूना सबसे हमारा पहला काम होता है। मृदा नमूना, तो मृदा नमूना की अगर हम बात करते हैं तो यंत्र कौन सा होता है मृदा नमूना लेने का? तो सॉयल मृदा आगर जिसको बोलते हैं, मृदा आगर जो होता है, इससे हम मृदा नमूना लेते हैं। मृदा नमूना कहां से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, अब हम यहां पर लिखते हैं। खड़ी फसल में नहीं लेना चाहिए, खाली खेत से लेना चाहिए। खाली पड़े खेत से लेना चाहिए। खाली पड़े खेत से लेना चाहिए मृदा नमूना। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, खेत के चारों कोनों, खेत के चारों कोने और बीच भाग से लेना चाहिए क्या? नमूना। तो ये दो कंडीशन हो गई। कभी भी खड़ी फसल में सॉइल टेस्टिंग नहीं करेंगे, नमूना नहीं लेंगे, हमेशा खाली मिट्टी से नमूना लेंगे और खेत के चारों कोने और बीच भाग से नमूना कलेक्ट करेंगे। अब अपन को बात करते हैं नमूने का आकार कितना होना चाहिए, नमूने का भार कितना होना चाहिए। तो 500 ग्राम। कैसा? 500 ग्राम सूखी मिट्टी लेते हैं, ये नमूने का भार होता है। अब इसका परीक्षण कहां करते हैं? तो प्रयोगशाला में करते हैं। परीक्षण कहां करते हैं? तो प्रयोगशाला में करते हैं। कहां करते हैं? प्रयोगशाला में। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कहां इसका परीक्षण करते हैं? प्रयोगशाला में। अब यहां पर प्रयोगशाला में जब हम परीक्षण इसका करते हैं तो अपने को यहां पर एक बात याद होनी चाहिए कि मिट्टी और जल का जो रेशियो रखते हैं वो कितना रखते हैं। यहां पर प्रयोगशाला में जब परीक्षण करते हैं तो मृदा और जल का रेशियो कितना रखते हैं? मृदा और जल का रेशियो कितना रखते हैं? तो बराबर लिख सकते हैं 1:2:5। मतलब 1 भाग मिट्टी का और 2.5 भाग क्या होता है बेटा? बता दिया ना कि पश्चिम बंगाल लगाएंगे, डायरेक्ट पूछेगा तो
1 भाग मिट्टी का, 2.5 भाग हम जल का रखते हैं सॉइल टेस्टिंग में, मिट्टी के नमूने को चेक करने के लिए। अब यहां से नमूना चेक करके हम कितने विश्लेषण देते हैं, तो हम पीएच ज्ञात करते हैं, ईसी ज्ञात करते हैं, विभिन्न पैरामीटर ज्ञात करते हैं मृदा परीक्षण के दौरान। अब हम आपको बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक इसी पर आधारित है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा अगली क्लासेस में, जिसमें मैं योजनाओं पर आपको जिसमें विस्तार से बताऊंगा, वहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर चर्चा करेंगे। देश में बहुत सर टेस्ट के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा बेटा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बात कर लेना। अब हम बात करते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। हमने देख लिया देश में बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जहां पर मृदा परीक्षण किया जा रहा है, सरकार करा रहा है, किसान अपने आप भी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन राइट है सर आज, बहुत अच्छी बात है। चलिए 19 का करो सर एक बार बेटा, 19 का क्या है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल सही है 19, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा परीक्षण की। तो मृदा परीक्षण भी हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। हाँ सर, बीज परीक्षण में कितने केजी बीज लेते हैं बेटा? बीज परीक्षण का जो होता है अलग अलग होता है। जैसे इंटरनेशनल का होता है तो उसका 400 ग्राम लेते हैं, और जो इंडिया का होता है उसमें हम 200 ग्राम लेते हैं। इंडिया और राजस्थान का 200 ग्राम लेते हैं। नाबार्ड कब स्टार्ट हुआ? 12 जुलाई 1982 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। बीज विज्ञान की जब क्लास लगी सारी चीजें मैं बता दूंगा। सर मेरा टेस्ट में नंबर नहीं आता है, आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, अच्छा आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मृदा परीक्षण में और आगे जानकारी आपको देने वाला हूं। तो हम देखते हैं मृदा परीक्षण में क्या क्या ज्ञात किया जाता है, विश्लेषण क्या किया जाता है। तो मृदा परीक्षण में विश्लेषण किया जाता है कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक, कार्बन कितना है, मिट्टी में पीएच कितना है, मिट्टी में ईसी कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही साथ सल्फर, ठीक है, एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। ये विभिन्न पैरामीटर्स पर, हाँ ये विभिन्न पैरामीटर पे हम क्या करते हैं, सॉइल टेस्टिंग या मृदा परीक्षण जो होता है, इन सारी चीजों को हम ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार पर हम बता पाते हैं कि मृदा परीक्षण में हमारी ये चीजें कम है, ये चीजें ज्यादा है। अब मृदा परीक्षण बेसिकली क्या होता है, मिट्टी कलेक्ट कर लिए, सॉइल अगर से लेबोरेटरी में ले गए, मिट्टी का टेस्टिंग हुआ केमिकल के साथ, अब वहां पर जो रीडिंग आती रहती है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब वहां पर बहुत से इंप्लीमेंट आपको देखने को मिलेंगे, कोनिकल फ्लास्क देखने को मिलेगा, बीकर मिलेगा, पिपेट मिलेगा, ब्यूरेट मिलेगा, मेजरिंग सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस टेस्टिंग में लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इनके आधार पे ही हम क्या करते हैं, विभिन्न न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करते हैं। परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन बन सकता है मृदा परीक्षण से, ये वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा। मृदा नमूना वगैरह कैसे क्या कलेक्ट करते हैं, क्या रेशियो रखते हैं, जनक कौन है, एमएल ट्रक बोलते हैं इनको हम, ठीक है। एमएल ट्रक को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेना। तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे डेफिनेटली, ये वादा है संस्थान का, गलत नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक शायरी आपको जरूर सुनाऊंगा, तो मैं सुना रहा हूं, देखिएगा। आजकल आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई से ज्यादा अदर एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हो। सर हमने किया है कि 12th, हाँ बेटा 12th किया है तो आप सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो। तो मैं आपको एक शायरी बोलना चाहता हूं, आप समझना कि कल तक मौसमों के मिजाज की हम बात करेंगे। शायरी बोलेंगे कि आजकल मौसमों के मिजाज कुछ और होने लगे हैं, आजकल मौसमों के भी मिजाज कुछ और होने लगे हैं। बर्फ के टुकड़े पानी में घुलकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं, बर्फ के टुकड़े पानी में घुलकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। कल तक वो मोहब्बतें भी बेहिसाब हुआ करती थी यारो, कल तक वो मोहब्बतें भी बेहिसाब हुआ करती थी यारो, आजकल उन मोहब्बतों में भी हिसाब होने लगे हैं। क्या होने लगे हैं, हिसाब होने लगे हैं। तो डर के रहिएगा, बच के रहिएगा, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करिएगा, अदरवाइज जो फालतू की एक्टिविटी है वो समय के हिसाब से आती रहेंगी, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे।
चलिए फिर मिलता हूं कल आपको एक बार फिर से नए जोश होश और नए टॉपिक के साथ।